15 मार्च को मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था। एक्सपीडिशन था धौलागिरी और एवरेस्ट। धौलागिरी और एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए मैं गई थी। 55 दिन हम लोग धौलागिरी एक्सपीडिशन में रहे। जैसे यूजुअली 8 दिन का हमारा ट्रैक था और ट्रैक के बाद में 3 या 4 दिन बेस कैंप पे रेस्ट होता है, क्योंकि बॉडी एक्लिमेटाइजेशन के लिए 3 या 4 दिन का हमने रेस्ट किया। देन फर्स्ट रोटेशन के लिए बात हुई और फर्स्ट रोटेशन के लिए हम लोग गए कैंप 1 तक। तब तक मौसम ठीक था और एक वेदर विंडो भी हमें मिल चुकी थी, बट पूरा टीम ना होने की वजह से उस वेदर विंडो को हम नहीं ले पाए, तो हमने वो वेदर विंडो स्किप की, ऐसे कि दूसरी विंडो हमें मिल जाएगी। वो था आई थिंक 14 मार्च, 10 to 14 मार्च, 10, 11, 12 की वेदर विंडो बहुत अच्छी थी। विंड नहीं था बिल्कुल भी और स्नो नहीं था। तो बेसिकली जब भी सबमिट होता है तो उसके अंदर वेदर बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर वेदर स्पीड, विंड की स्पीड बहुत कम होगी और स्नो नहीं होगी तब अच्छे से क्लाइम हो जाएगा, क्योंकि रात को ही बेसिकली सबमिट क्लाइम होता है। तो वो विंडो हमने छोड़ दी थी और उसके बाद सेकेंड रोटेशन के लिए हम लोग जब सबमिट पुश के लिए गए कैंप 2 तक, तो उसके बाद कैंप 1 पे जब पहुँचे तो वेदर बहुत ख़राब था, विंड रात को बहुत ज़्यादा थी। तो टीम ने डिसाइड किया कि इस विंड में ना तो रूट ओपन हो सकता है और ना हम लोग आगे जा सकते हैं, क्योंकि देखो सिर्फ भी ह्यूमन बीइंग है तो रूट ओपन करना है। रूट भी हमारी ही टीम पाइनोर एडवेंचर ने अब की बार किया था कि हम लोग रूट ओपनिंग हम खुद करेंगे। और हम लोग टीम में इंडिया की अब की बार सबसे बड़ी टीम थी। ऑलमोस्ट हम लोग 9 लोग थे इंडिया से धौलागिरी क्लाइंब करने वाले। कैंप 2 तक हम गए, बट कैंप 2 के बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं, अभी डिसाइड करो आगे का रूट कैंप 3 तक, कैंप 4 तक हम लोग ओपन नहीं कर सकते। तो पूरा टीम यहाँ बैठ के भी क्या करेगी, क्योंकि कैंप 2 में कोई फूड का कुछ होता नहीं है। जो भी फूड होता है वो हमारे पास ही होता है। हम लोग अपना पैकिंग में लेके जाएंगे लंच तक का, उसके बाद मैगी और सूप तक का होता है। तो कितना मतलब बॉडी ड्रेन होगा, तो हम लोग यहाँ पे वेट नहीं कर सकते। हम लोग वापस डिसाइड हुआ कि हम लोग बेस कैंप पे जाएंगे। और ऐसे ही फिर जब थर्ड वाला विंडो मिला तो शेरपा लोगों ने ट्राई किया, बट नहीं ओपन हुआ। कैंप 3 तक उन्होंने रूट ओपन किया। कैंप 3 के बाद में जैसे ही हम लोग वापस जब 4th विंडो हमें मिला, 4th टाइम हमने जब अटेम्प्ट किया, तो कैंप 2 के बाद में जो रोप कैंप 3 तक डाली थी वो ऑलरेडी दब चुकी थी स्नो के अंदर, क्योंकि धौलागिरी एक ऐसा माउंटेन है जो पूरा स्नो से कवर्ड है और बहुत ज़्यादा वेदर प्रिडिक्शन हेर फेर होता है वहाँ पे। तो सडनली मौसम चेंज हुआ और हम लोग फिर से वापस आए। 4th अटैम्प्ट में डिसाइड ही हो गया था, क्योंकि शेरपा लोगों ने जब रूट को ओपन किया तो ऑलरेडी उनको 13 घंटे लगे उसको रोप को ओपन करने में। और वेदर कैंप 3 के बाद में ख़राब था और हिप तक का पूरा स्नो था। तो एक सीनियर शेरपा ने डिसाइड किया कि अगर कैंप 3 के बाद में ट्रैवर्स था, ट्रैवर्स से जस्ट नीचे ही क्या होगा कि अगर पूरा टीम साथ में होगी और स्नो क्रैक होगी तो वो पूरा नीचे आ जाएगा और अवलांच। अगर आपको याद हो तो अभी रिसेंटली में एक नीम का वो हुआ था, द्रौपदी डांडा केस हुआ था, जिसमें बहुत सारे क्लाइंबर एक्सपायर हुए थे। तो वही हम लोग एक रोप से बंधे होते हैं, तो सडनली अगर इंसिडेंट्स हुआ, शेरपा लोग तो 4 या 5 होते हैं, तो वो इंडिविजुअल चलते होते हैं जब रूट ओपन करता होता है। अगर एक को भी इंसिडेंस हुआ तो एक ही होगा, लेकिन पूरा टीम अगर रोप से बंधा होगा और सडनली अवलांच ट्रिगर हुआ तो फिर पूरा टीम चला जाएगा। तो डिसाइड हुआ कि हम लोग इधर से ही टर्न बैक लेते हैं, अब की बार रूट ओपन नहीं होगा। तो ठीक 55 दिन बाद पूरा टीम ने और शेरपा ने डिसाइड किया कि इसको फाइंड आउट करते हैं। और 55 दिन के बाद में हम लोग फिर काठमांडू आए और मेरा नेक्स्ट एक्सपीडिशन था एवरेस्ट, क्योंकि उसका वेदर विंडो भी ऑलरेडी पास में ही था। और जैसे मैंने बताया ना कि वेदर विंडो बहुत मायने रखता है, तो डिसाइड हुआ कि उसको फाइंड आउट करके एवरेज पे फोकस करते हैं। तो 2 दिन मैं काठमांडू में रही और काठमांडू में रहने के बाद में
घर पे और लकेश भाई साहब से बात हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी इतना माइंड डिस्टर्ब हो चुका था कि 55 दिन रहने के बाद में सडनली हम लोग वापस आ रहे हैं। तो मेरा तो बैक टू बैक 2 फेलियर थे और मेरे दिमाग में वही ट्रिगर कर रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा पिछली बार भी मेरे को सिर्फ 50 मीटर से वापस आना पड़ा और अब की बार धौलागिरी भी वाइंड अप हो गया है। तो दोनों मतलब वाइंड अप में ऐसा घुस रहा था कि मैंने कहा, फिर मैंने पूरा नॉन नेटवर्क जोन एरिया में मैं गई और खुद को समझाया कि जो मेन टारगेट है उस पर फोकस करते हैं। तो एवरेस्ट के लिए फिर खुद को प्रिपेयर किया और एवरेस्ट ऑलमोस्ट हमने 6 दिन के अंदर पूरा कवर कर दिया था। डायरेक्ट हम लोग बेस कैंप पे पहुँचे, बेस कैंप पे 2 दिन का रेस्ट किया, देन हम लोग डायरेक्ट कैंप पे पहुँचे 10 घंटे के अंदर जो मैंने टाइम लिया था। फिर 1 दिन का रेस्ट किया क्योंकि ऑलरेडी वो 6400 मीटर पे है, तो बॉडी एक्टिविटाइजेशन के लिए, क्योंकि धौलागिरी और एवरेस्ट में थोड़ा गैप लग गया था, आई थिंक 1 हफ्ता या 10 दिन का। तो कैंप 2 पे 1 दिन रेस्ट किया, देन कैंप 3 पे हम लोग गए और कैंप 3 से डायरेक्ट साउथ पोल पे सिर्फ 2 घंटे मैंने रेस्ट किया और एवरेस्ट समिट पुश के लिए हम लोग 20 को निकले थे और 20 के बाद में सुबह 21st को सुबह 10:10 पे मैंने एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया था और उसके बाद स्पीडली मैंने डिसेंट बहुत स्पीडली वो किया। इवन मेरा शेरपा भी 2.5 घंटे बाद में आया और मैंने 2 घंटे के बीच में एवरेस्ट डिसेंट मैंने कर लिया। उसके बाद रेस्ट किया 4 या 5 घंटे, देन लोत्से समिट के लिए हम लोग निकले थे। रात को 10 बजे निकलना था, बट क्या है कि मेरा वॉच का टाइम और मेरे फ़ोन का टाइम दोनों चेंज हो गया था, तो अलार्म लगाने का कोई वो नहीं था। तो हम लोग रात को 1 बजे नींद आ गई थी, क्योंकि ओबियसली हम लोग भी टायर्ड थे और शेरपा भी टायर्ड था। तो रात को 1 बजे जाग खुली, तो हम लोग 1 बजे क्लाइंब करने के लिए निकले और सुबह 6:35 पे लोत्से समिट हो गया था मेरा और नीचे बेस कैंप पे भी बात हो गई थी कि मेरा समिट हो गया। तो मेरे जो लीडर हैं, टीम लीडर, उनको ये लगा कि अरे ये लड़की बहुत स्पीडली मतलब क्लाइंब कर रही है की बार। तो मैं एक बार देखता हूँ, टाइम कैलकुलेशन करता हूँ, तो उसके माइंड में चलना शुरू हो गया था कि ये इतना जल्दी क्यों कर रही है। तो सडनली हम लोग हायर कैंप पे नहीं रुकते हैं, तो लोत्से समिट करके लोत्से कैंप 4 पे हम लोग सिर्फ 1 घंटा रुके, पानी वानी पिया और डायरेक्ट हम लोग कैंप 2 पे आए। कैंप 2 पे आने के बाद मेरी फिर से बात हुई भरत से, तो उसने बोला कि अरे, मैंने कहा भरत अभी यूजुअली क्या होता है कि कैंप 2 पे जब सबमिट करने के बाद में बॉडी एग्जॉस्ट होती है, ऑलरेडी आप मतलब 13-14 घंटे चल रहे हो, टायर्ड होता है, ठीक है, खाने पीने का कुछ इतना अरेंजमेंट होता नहीं कि बॉडी ड्रेन होती है बेसिकली, डिहाइड्रेशन और वो सब। तो कैंप 2 पे रुक जाते हैं और कैंप 2 पे रेस्ट करके और फिर आते हैं। तो मेरी भरत से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं तू जल्दी आ, तो नीचे आओ। अभी मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसने कैंप 2 से डायरेक्ट बेस कैंप पे बुलाया और रात को 11:30 के आसपास मैं बेस कैंप पे पहुंच गई थी। देन उसने अनाउंस किया कि तूने 20 घंटे के अंदर दोनों समिट तू क्लाइंब करके और डायरेक्ट आज बेस कैंप पे पहुंच गई है और ये एक नेशनल रिकॉर्ड है। तो मेरे से ज़्यादा तो मेरा टीम लीडर खुश था, क्योंकि ओबियसली वो बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि मेरा एवरेस्ट समिट हो। तो ये जर्नी ऐसी है।